वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और चलिए शो को आगे बढ़ाएंगे तमाम मुद्दों पर जिन्हें हमें बात करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, और दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेने हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत तुस्तगी और मनी टू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और दर्शकों के हम सवाल लें उससे पहले एक ख़ास मुद्दे पे हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि साफ तौर से पैसिव फंड्स को लेकर है और इनकी लोकप्रियता में। हेमंत जी, हम लगातार बढ़त तो देख ही रहे हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स के पैसिव एयूएम की बात करें तो इसमें लगभग 22% का इजाफा भी आया है। ये जो आंकड़ा है ये किस ओर इशारा कर रहा है? हम एक निवेशक होने के नाते हमें इसको कैसे समझना चाहिए? कविता बिल्कुल सही है आपकी। अगर हम पिछले एक साल में देखें कि किस तरीके से पैसिव फंड्स का एयूएम बढ़ा है, उसमें 22% का हमने ग्रोथ देखा है। और जब हम पैसिव फंड्स की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली की बात कर रहे हैं ईटीएफ, इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड, गोल्ड ईटीएफ, इस तरह के जो सारे जो फंड है तमाम, उनकी एयूएम की हम बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप इस तरह की ग्रोथ देखते हैं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का रुझान जो है वो पैसिव फंड की तरफ आया है। आई थिंक उसके एक कारण ये है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि एक ऐसा समय था जब बहुत ही मार्केट की जो ब्रेथ थी वो बहुत नैरो थी। कुछ ही स्टॉक जो थे वो 10 से 15 स्टॉक जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। तो उस समय पे जो पैसिव फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्टिव फंड्स से ज़्यादा अच्छी हो रही थी, स्पेशली अगर हम लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स की बात करें उस समय पे। तो वहाँ से ये शुरुआत हुआ और धीरे धीरे हमने देखा कि कुछ डिफरेंट कारणों से, जैसे उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। आपको पता है कि किस तरह के स्टॉक होंगे शुरुआत से। आपको ऐसा भी कुछ डाउट नहीं रहता कि किस तरह का फंड होगा, किस तरह के स्टॉक्स होंगे। तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। तो हम देख रहे हैं जैसे इंटरनेशनली हो रहा है वैसे हमारे देश में भी हम देख रहे हैं कि पैसिव फंड की तरफ इन्वेस्टर का रुझान है और काफ़ी वैरायटी भी उसमें आ रही है, तो ऑप्शन मिल रहे हैं। लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो ग्रोथ है इसका जो सिग्निफिकेंट पार्ट है, जैसा कि हम जानते हैं कि ईपीएफ का पैसा जो है वो एसबीआई और यूटीआई के पास जाता है, तो उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो वहाँ से भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा जो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का है या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का है। हाँ, ये बात सही है, एज ए कैटेगरी उसकी ग्रोथ है, बट एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है आज भी अगर हम देखें ईयूएम में तो वहाँ से आता है। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हम पैसिव फंड्स का रोल जो है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली देखेंगे कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अर्नब जी, इन्वेस्टर बिहेवियर के लिहाज से भी ये ट्रेंड ना काफ़ी उल्लेखनीय है, इसीलिए भी क्योंकि भारत में हम कहते हैं कि फंड मैनेजर्स के पास क्षमता है आपको बेंचमार्क से ज़्यादा कमा कर देने की। एक तो ये वाली बात। दूसरा बात कि जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट में, वो सभी तरह की कैटेगरी के पैसिव फंड्स में दिखाई दे रहे हैं। ये एक और अनोखा ट्रेंड है। तो अब निवेशक क्या ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो गए हैं, या अगर वो पैसिव की ओर ज़्यादा जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें फंड मैनेजर्स पर भरोसा नहीं है, या वो अपने पोर्टफोलियो को लेकर कुछ नई नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं? क्योंकि ये पिछले 2 साल की ही बात है जो हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ट्रेंड बढ़ता हुआ देख रहे हैं। में कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ आ रहे हैं, जो ये पूरे पैसिव इन्वेस्टमेंट को की पूरे ट्रेंड को फ्यूल कर रहे हैं। तो उसमें एक चीज ये है कि जो पैसिव फंड्स लॉन्च हो रहे हैं नए, वो इस तरह के हो रहे हैं जहां पर उनका कोई डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत सारे पैसिव फंड्स इंटरनेशनल पैसिव फंड्स। तो अगर एज इन्वेस्टर मैं उस प्रकार का एक्सपोजर नहीं ले सकता थ्रू सम एक्टिव फंड, तो ये पैसिव फंड मेरे लिए एक डिफॉल्ट चॉइस हो जाता है। तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि इतने नए वैरायटी आ रहे हैं फंड हाउस की तरफ से, क्योंकि फंड हाउस कुछ अलग ऑफर करना चाहते हैं, तो उससे भी थोड़ा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ा है। और तीसरी बात यह है कि हम जो नए फंड हाउसेस आज बाजार में आ रहे हैं, उनका फोकस, कहीं का फोकस बहुत बड़ी मात्रा में पैसिव फंड्स पे है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास जिस प्रकार का ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर और उन सब का जो नेटवर्क है उतना आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी अपना काम शुरू किया है। तो वो लोग अपना पूरा बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए डिजिटल माध्यम से इस प्रकार के फंड्स जो लो कॉस्ट होते हैं वहां पर ध्यान दे रहे हैं। तो इससे भी एक
पूरे ट्रेंड को बढ़ावा मिल रहा है। और अल्टीमेटली जो भी निवेशक, जैसे बहुत क्लियर है कि ईपीएफओ में पैसा डाल रहा है, वहां पर जो 15% इंक्रीमेंटल अमाउंट जा रहा है, उससे भी जो एक ओवरऑल आंकड़े का जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद अदर कैटेगरीज, वो अच्छा दिखने के लिए ये एक बहुत बड़ा कारण। तो हेमंत जी, अब सवाल यही उठता है कि किसी को अगर पैसिव फंड्स में रणनीति बनानी भी हो, अपनानी भी हो, तो किस बिना पर बनाए? पोर्टफोलियो अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तब किन बातों का ख्याल रखें, और अगर नहीं है तो क्या शुरुआत करें पैसिव फंड से? कविता, देखिए, मुझे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के आप इन्वेस्टर हैं और पैसिव फंड का आपके पोर्टफोलियो में क्या रोल है। अगर हम बात करें कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की जिनका पोर्टफोलियो बन गया है, जिनके पास काफी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर जो है वो एक्टिव फंड में है, तो आई थिंक हमेशा एक स्कोप रहता है कि आप एटलीस्ट 10 से 15% अगर चाहे अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्सिंग करना तो आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूंगा कि जैसे अगर आप मान लीजिए स्टॉक इन्वेस्टर भी हैं, हार्डकोर अगर स्टॉक इन्वेस्टर भी हैं, तो भी जैसे जो इंडेक्स फंड्स हैं, स्पेशली जो सेक्टोरल इंडेक्स फंड है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पूरे सेक्टर की ग्रोथ का फायदा उठा के देगा। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने की ये है कि ये बात सही है कि वैरायटी यहाँ पे काफी सारी आ रही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने एक्टिव फंड्स में देखा था कि सिर्फ वैरायटी के लिए इन्वेस्टर्स जो है वो पैसिव फंड में इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है ये हर तरह के इंडेक्स को समझने की जरूरत है। हमें पता है कि बहुत सारी वैरायटी है पैसिव फंड्स की, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट है अगेन फिर से सुटेबिलिटी। जस्ट बिकॉज अगर एक नई वैरायटी आती है और हमें लगता है कि इस पोर्टफोलियो में हमें शामिल करें तो कुछ फायदा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर तरह के जो इंडेक्स फंड या जो पैसिव फंड्स हैं वो आपके लिए सुटेबल होंगे। तो अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली कुछ रोल आपका इंडेक्स फंड जो है वो प्ले कर सकते हैं। बट जैसा आपने पहले भी कहा, मेरा अभी भी ये मानना है कि काफी सारी जो कैटेगरीज हैं एक्टिव फंड्स में, जैसे लार्ज एंड मिड हो गए, या जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जो मिड कैप फंड है, या जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, इनमें अभी भी पोटेंशियल है कि ये आपको एक्टिव फंड पैसिव फंड से बेहतर रिटर्न दे सकें। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो अगर आप चाहें तो शुरुआत के अगर आप मान लीजिए 2 या 3 फंड देखते हैं तो एक फंड डेफिनेटली इंडेक्स का हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि मोर देन कॉस्ट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है एग्जैक्टली कौन से स्टॉक इस पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक क्या रोल होगा, कितना एक्सपोजर होगा, वो डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। बट डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि जो रोल है उनका अपने पोर्टफोलियो में वो डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बहुत खूब। अब रुक करते हैं सीधा सवालों की ओर, क्योंकि दर्शक जो है फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल कुलदीप सिंह का होगा। नमस्कार मैडम। कैसे हैं कुलदीप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। बताएं सर, क्या सवाल है? मैडम ऐसा है, वैसे मैं तो काफी पुराना इन्वेस्टर हूँ म्यूचुअल फंड का जी, लेकिन मैंने अपने ग्रैंडसन के लिए 2016 में इन्वेस्ट करना शुरू किया था एसआईपी के थ्रू। ओके। उसमें ये हुआ कि डायरेक्ट मैं उसमें ऑनलाइन या किसी उससे नहीं उसमें निवेश किया था, तो वो एजेंट के थ्रू किया था जिसके अंदर वो रेगुलर उन्होंने प्लान दिया मुझे, और उसमें जो है करीबन 1.09% का एक्स्ट्रा जो है वो उसको चला जाता है एज ए कमीशन। अच्छा। तो मैं 6 साल हो गए उसमें, और उसमें 67% का एब्सोल्यूट रिटर्न है अभी। ये एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है। बिल्कुल, हाँ। तो मैं ये चाहता था मैडम पूछना कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं इसको ऑनलाइन अपने ग्रैंडसन के लिए जो है इन्वेस्ट करूं डायरेक्ट फंड में, जिससे कि मेरा एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो बच जाए और मेरे बच्चे के जो है नाम से इन्वेस्टमेंट भी चलता रहे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम आपके सवाल का जवाब दें उससे पहले हेमंत जी, मुझे ये जानना है एचडीएफसी चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है किस तरह का फंड, कहाँ कहाँ ये फंड निवेश करता है और किस किस तरह के लोगों को, साफ तौर से बच्चों की भविष्य के बेहतर प्लानिंग के लिए ही इस फंड को शामिल किया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता में ये फंड कहाँ आता है बाकी म्यूचुअल फंड्स में निवेश के मुकाबले, अगर बच्चों के भविष्य का ही कोई लक्ष्य हो तो? देखिए कविता, ये जो फंड है ये आता है सोल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी जो फंड्स हैं उसके अंदर आता है, और जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसका पर्पस ये है कि बच्चों की एजुकेशन या उनके फ्यूचर के लिए अगर आप कॉर्पस बनाना चाहें तो ये, क्योंकि एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, तो कई बार हमने देखा कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये ऑप्शन जो है वो बेहतर है
बजाय इसके हम दूसरे किसी फंड में जाएं। कहीं ना कहीं थोड़ी वो एक अटैचमेंट रहती है कि हम इस पर्पस के लिए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये फंड की परफॉर्मेंस जो है मैं कहूँगा डिसेंट परफॉर्मेंस है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। बट अगर आप पूछें कि ये बेस्ट ऑप्शन है बच्चों की एजुकेशन के लिए, कॉर्पस बनाने के लिए, तो मैं कहूँगा कि शायद नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेशली अगर हम बच्चों के एजुकेशन की बात करें, अगर आप सही समय पे शुरू करें तो काफ़ी लंबा समय आपके पास होता है। तो जो नॉर्मल इक्विटी फंड जो होते हैं वो आपको ये बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो एक तो ये जहाँ तक ऑप्शन का सवाल है, तो क्लियरली जैसा मैंने कहा कि ये फंड ने अच्छा किया है, बट इससे बेहतर ऑप्शन डेफिनेटली अवेलेबल है अगर स्पेशली आपको अगर बच्चों के एजुकेशन के लिए कॉर्पस बनाना है तो। अब इनको क्या सलाह दी जाएगी, क्या सलाह देंगे आप दोनों सिनेरियो में? अगर निकलना हो तो कैसे, और अगर यहाँ पर बदलाव करना हो, डायरेक्ट में आना हो तो कैसे? देखिए, डिपेंड करता है अगेन अभी कितने साल तक और ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर काफ़ी लंबा समय है इनके पास अभी भी मान लीजिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर किसी इक्विटी फंड में जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है तो फिर उसमें बने रहें। अगेन सब कुछ डिपेंड करता है कि कितना समय है आपके पास यहाँ से आगे जाके। पहली बात तो ये, और जैसा मैंने कहा कि इस फंड की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी रीजनेबली अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ऐसा नहीं है कि प्योरली परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको वहाँ से निकलना है, बट अगर इम्प्रूव करना चाहते हो, आपके पास समय है, तो डेफिनेटली इक्विटी फंड में जा सकते हो। और जैसा इन्होंने कहा कि अगर ये चाहते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन में अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली अगर आपने फंड सिलेक्शन किया हो तो जो म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है वहाँ जाके आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपके पास डेफिनेटली ऑप्शन है ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए, कोई और सवाल आपको पूछना है कुलदीप जी? जी मैडम, ये नहीं है, ऐसा नहीं है जो जैसे रुस्तगी साहब कह रहे हैं कि ऑनलाइन। एक्चुअली बच्चे का एक तो पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, अंडर गार्जियनशिप में उसका चिल्ड्रन अकाउंट खुला हुआ है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है उस पर। यदि मैं उसको क्लिक करता हूँ तो उसके फादर का अकाउंट आता है, मतलब मैं उसके बच्चे के नाम से डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं कर पा रहा हूँ। हेमंत जी? बच्चों का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको अंडर गार्डियनशिप करना पड़ेगा, और जो जिनके केवाईसी जो करते हैं वो आप गार्डियन का केवाईसी करेंगे, उस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट हो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। मिथुन कुमार साहब भी फोन लाइन पर हैं जो अर्नब जी से सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार मिथुन। जी मैम, नमस्कार। बताइए, 2040 तक चाहिए 2 करोड़, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी और कोटक का मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आपने फंड लिया हुआ है। जी मैम। ये आपने 2 फंड कहाँ से सलाह लेके लिए हैं, कब लिए हैं? जी, वो फोकस इक्विटी का तो मैंने 2020 में लिया था, फरवरी में। और कोटक मैन्युफैक्चर का पिछले 6-7 महीनों से मैम। ओके, निवेश राशि बढ़ा पाएंगे? जी, बढ़ा लेंगे मैम। ऑलराइट। अर्नब जी, ये थीमेटिक फंड को लेकर आपकी क्या सलाह होगी? सबसे पहले तो ये बताएं, कोटक मैन्युफैक्चर इन इंडिया ये फंड एक तो है क्या, और कितना सही है इस तरह के फंड में निवेश करना मौजूदा हालात में? ये जो कोटक का मैन्युफैक्चरिंग फंड है वो एक थीमेटिक फंड है, इन द सेंस कि वो उन कंपनियों पर फोकस करता है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। तो इनका जो स्कोप होता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो इस तरह से नैरो हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि काफी सारे सर्विस सेक्टर्स भी बड़े है इन टर्म्स ऑफ बोथ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रीच। तो ये ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो पहली बात तो इनको अपने 2 करोड़ का लक्ष्य 2040 तक अचीव करने के लिए मंथली जो निवेश करना है वो अराउंड 26,000 रुपीज है। उसके सामने वो आज 5,200 का जो निवेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तरीके से ये है कि जो निवेश की राशि है वो कई गुना उनको धीरे धीरे करके बढ़ानी पड़ेगी, और जितना जल्दी हो सके उतना बढ़ानी पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ फंड्स एसबीआई फोकस्ड आज की तारीख में ठीक है, लेकिन इसके अलावा उनको 3 और फंड्स ऐड करने होंगे जब जैसे जैसे राशि बढ़ती है, और उसमें एक थीमेटिक फंड आज की तारीख में इनके गोल्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी एग्जैक्ट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये एक एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मेरा उनको यही कहना है कि आप जो 3 नए फंड्स जो धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं, उसमें पराग परीख का फ्लेक्सी कैप, कोटक का इमर्जिंग एक्विटी फंड और कैनरा रेबेको का इमर्जिंग एक्विटी फंड, तो ये 3 ऐड करें। पहले तो जो
मैन्युफैक्चरिंग फंड है उसमें एसआईपी बंद करके वो इमीडिएटली कैनरा रोबैको में शिफ्ट कर दे और फिर धीरे धीरे जैसे रकम बढ़ती है वो दूसरे 2 फंड जो मैंने बताए वहां पर वो ऐड कर सकते। ऑलराइट, कोई सवाल पूछना है आपने मिथुन? जी मैम, कैनरा रोबेको, इमर्जिंग इक्विटीज और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये तो हो गया, और तीसरा कौन सा था मैम? कोटक इमर्जिंग कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। इक्विटी। ये तो 2 ही ठो है ना मैम, ये कोटक इमर्जिंग, कैनरा रोबेको और पराग पारिक। हाँ, जी, ये ठीक है 3 मैम। आपको रेकमेंड किए जा रहे इन हैं। तीनों में मुझे कितना बढ़ाना होगा मैम? और टोटल 26,000 तक आपको निवेश करना है पर मंथ। जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अगले दर्शक के साथ हम जुड़ेंगे और बर्नी बैनर्जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैडम, पूछिए सर। हम कलकत्ता से बात कर रहे हैं। जी सर। मेरा 2 बेबी है, एक 10 साल के बेटी और एक 9 महीने का बेटी। अच्छा। तो हम जानना चाहते हैं, 10 साल की बेटी 5 वर्ष में वो बोर्ड के एग्जाम देगा आपका, उसके बाद वो 12 में पढ़ना चाहिए, इसलिए हमको 5 लाख रुपया जरूरत है तब। और उसके और जो छोटी बेटी है उसके वो अभी 9 महीने का है, वो जब बड़ा हो जाएगा लगभग 15 साल में हमको 15 लाख रुपया जरूरत पड़ेगा उसको एजुकेशन के लिए। तो हम कैसे इन्वेस्ट करें जो मेरा जो ड्रीम है, जो लक्ष्य है वो पूरा फुलफिल हो गया। मुझे ये बताएं कि आप कितना निवेश कर पाएंगे हर महीना? हम 10,000 तक रुपये निवेश कर सकते हैं। 10,000 तक कर सकते हैं। अभी मौजूदा समय में आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट या कोई निवेश पड़ा हुआ है? हाँ, मेरे पास SBI स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हूँ और कोटक जो स्मॉल कैप है वो निवेश कर रहा हूँ, मगर हमको कोटक जो स्मॉल कैप है वो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम 2 महीने से उसको बंद रखा है अभी, मगर SBI स्मॉल कैप में निवेश जारी है। और पराग पारिक निवेश में उसको भी हम कंटिन्यू किया है कुछ देर, बट अभी उसको बंद रखा है, मगर हम उसमें ही जानना चाहते हैं जो मेरा जो इन्वेस्ट है वो पराग पारिक में की फ्लेक्सी कैप है ना पराग पारिक का? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। अच्छा, इन तीनों में आप कब से कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट? SBI को हम लगभग 2-1.5 साल हो गया और पराग पारिक में लगभग 7-8 महीना हो गया। ऑलराइट, हेमंत जी बताएं। आई थिंक कविता के अगर इनके गोल से शुरू करते हैं तो इन्होंने जैसा कहा कि इनके पास 2 गोल्स हैं। एक बच्ची की एजुकेशन के लिए उनको 5 साल के बाद 5 लाख रुपए चाहिए, और दूसरे के लिए उन्होंने कहा था 10 और अभी कह रहे हैं कि शायद 15 साल का इनके पास समय है उस कॉर्पस को बनाने के लिए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल की दोनों डॉटर्स की एजुकेशन की, एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये अपने गोल्स को अचीव करें। तो आई थिंक ये जो पूरी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है इसमें मुझे लगता है हाइब्रिड फंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, स्पेशली ये जानते हुए क्योंकि समय एक तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, स्पेशली जो एक डॉटर का जो एजुकेशन है, और क्योंकि जब हम SIP से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड भी 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे तो करीब 2.5 साल रहेगा। तो ये दोनों चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें तो जो 5 साल का जो इनका लक्ष्य है वहाँ पे मुझे लगता है कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें अगर वो इन्वेस्ट करें तो करीब 6,500 अगर वो इन्वेस्ट करें 10% का रिटर्न में मान के चलो तो ये अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे 2 बैलेंस एडवांटेज फंड मैं इनको रेकमेंड कर रहा हूँ, एक तो ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड और एक कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड। दूसरे में जैसा उन्होंने शुरुआत में कहा था कि पहले 10 साल का अगर उनका समय और 15 का भी अगर है, तो अगर 10 साल की बात करेंगे तो करीब उनको 4,500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो उसमें एक कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा, एक तो एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड जैसे ICICI प्रू इक्विटी हाइब्रिड फंड है वो ले लें, और दूसरा कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी फंड जो लार्ज एंड मिड कैप है उसमें इन्वेस्ट करें। तो कुल मिला के इनको 11,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इन्होंने कहा कि 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर कोशिश करें 1,000 और इन्वेस्ट करें, और अगर मैं जैसे इन्होंने अभी कहा कि 15 साल का समय है तो शायद मुझे लगता है 4,500 या 5,000 में डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। फंड इनको मैंने कहा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना जल्दी हो सके अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करें ताकि इनके पास उतना समय रहे कि अपने गोल को पूरी तरीके से अचीव कर पाएं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और शो को आगे बढ़ाने का वक्त हो गया, आखिरी पड़ाव पे ले जाने का वक्त हो गया जहां पर हम बात करने वाले हैं निवेश के गुरु मंत्र की।
अर्णव जी बताएं, गुरु मंत्र क्या होगा आपका आज का? जैसे जैसे आप कोई भी नया निवेश अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, तो निवेश करने से पहले ये जान ले कि इसका ओवरऑल पोर्टफोलियो में रोल क्या है और वो किस प्रकार की भूमिका वहां अपने स्थान में आके दिखाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप कोई नया निवेश ऐड करते हैं तो उससे पूरा पोर्टफोलियो का बैलेंस हिल जाता है, और अगर आपने ये सोचा नहीं है तो पूरा जो एक ओवरऑल आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने का जो एम है वो डिसरप्ट हो सकता है। तो इसीलिए निवेश करने से पहले आप ये ध्यान में रखें, निवेश करने के बाद नहीं। हेमंत जी आपका गुरु मंत्र? कविता, हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। एक तो हमारा रिस्क प्रोफाइल और दूसरा हम अपने गोल्स के लिए क्या टारगेट सेट करते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो हमारा रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। आगे जाके जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम अपने करियर में ग्रो करते हैं, तो हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो रेगुलरली आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को रीअसेस करना चाहिए, और साथ ही जो टारगेट हम बनाते हैं, एक समय पे हम एक पर्टिकुलर स्टेज पे हमें लगता है कि इतना पैसा बहुत होगा, लेकिन अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है आगे जाके तो हमें लगता है कि हमारा टारगेट बढ़ना चाहिए। तो ये दो चीजें मुझे लगता है रेगुलरली जो आपका डिफाइंड टाइम होराइजन है उसको आप डेफिनेटली कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि आप जब अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आप शायद इस कैपेसिटी में थे कि आप ज्यादा पैसा बना सके, और दूसरी तरफ ऐसा होगा कि जितना आपको पैसा चाहिए था उससे कहीं कम आपके पास होगा। तो ये दो चीजों को रेगुलरली आपको रीअसेस करना है। चलिए, समय लगभग ख़त्म हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं सुप्रिया राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ जाएं, लेकिन जब तक वो जुड़ती हैं तब तक अर्णव जी उनका सवाल आपके पास है। समय ख़त्म ही हो गया है, बताएं फंड्स को देखकर, लक्ष्यों को देखकर क्या सलाह होगी? इनको जो अपने लक्ष्य के लिए निवेश करना है वो अराउंड 40,000 पर मंथ है, 40,000 पर मंथ है। उसके सामने वो उनका जो निवेश है वो इससे एग्जैक्टली वर्चुअली आधा है, 20,000। तो ये निवेश उनको डबल करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर और फंड्स के बारे में हम बात करें तो फंड्स बैलेंस्ड है और अच्छी तरह से उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में स्प्रेड आउट किए गए हैं। तो फंड्स में आज की तारीख में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डबल करना है तो एग्जिस्टिंग फंड्स में ही डबल कर सकते हैं। इसी के साथ शो को आज यहीं समाप्त करने का समय हो गया है। अर्णव जी आपका, हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, आपके लक्ष्यों के मुताबिक आपको निवेश रणनीति सुझाएं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें। व्हाट्सएप नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और इस नंबर पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।